नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। मैं बलराम कसाना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। हम चर्चा कर रहे थे व्यापार का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की आलोचनाओं की। क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आलोचना की जा रही है इस सिद्धांत की वो है कि यह संतुलन के पूर्ण रोजगार की स्थिति की वास्तविक धारणा पर आधारित है। तो ये सिद्धांत मान के चलता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के जो संपूर्ण उत्पादन के साधन है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में ऑलरेडी हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद के संशोधित रूपों में भी यह मान्यता को अपनाया गया है। तो सबसे पहले कीन्स थे, जे.एम. कीन्स थे, जिन्होंने इस शास्त्रीय अर्थशास्त्र की पूर्ण रोजगार की मान्यता को अवास्तविक और गलत माना, और उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अंडर यूटिलाइजेशन की स्थिति हो सकती है, यानी कि संसाधन बेरोजगार हो सकते हैं और उसका पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो सकता है। तो इस वजह से तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की ये इस मान्यता के आधार पर आलोचना की जाती है कि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट आलोचना हम देखते हैं। तुलनात्मक लागतों का रिकॉर्डियन सिद्धांत परिवहन लागतों के अंतर की अनदेखी करता है। तो लागत अनुपात में तुलनात्मक अंतर परिवहन लागत में वृद्धि से कभी कभी शून्य हो जाता है और कमोडिटी या वस्तुएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। तो तुलनात्मक लागत के अंतर को निर्धारित करते समय हमें परिवहन लागतों को अनदेखा करना इस सिद्धांत का एक गंभीर दोष है, क्योंकि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तुलनात्मक लागत अंतर जो है वो परिवहन लागतों से अधिक होना चाहिए। यदि वो परिवहन लागतों के बराबर होगा, निर्यात करता है, आयात करता है, उनको कोई विशेष फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट जो आलोचना है वो है कि रिकार्डो का एक प्रतिबंधात्मक मॉडल का उपयोग करता है। तो रिकार्डो मॉडल में क्या है, केवल दो देश हैं और वो दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और केवल एक उत्पादन साधन है जो कि श्रम है। तो इस तरीके की स्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो आजकल बहुत सारे देश बहुत सारी वस्तुओं में बहुत सारे देशों के साथ आयात निर्यात करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर इसको जनरलाइज करना एक मुश्किल कार्य है। तो इस तरीके से एक वैज्ञानिक जो सिद्धांत होता है उसमें इस तरीके की लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए कि केवल वो एक छोटे फॉर्मेट में ही उसको देखा जा सके, उसका विस्तारित रूप नहीं किया जा सके। नेक्स्ट जो आलोचना वो है कि ये एक पक्षीय सिद्धांत है, यानी कि केवल आपूर्ति पक्ष की बात करता है और इसमें जो है मांग पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो सिद्धांत कहता है कि एक देश किस वस्तु का निर्माण और आयात करेगा, लेकिन दो देशों के बीच में विनिमय की दर और व्यापार की शर्तों को किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा और उसको निर्धारक तत्व कौन से होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इसलिए ओलिन कहते हैं कि ये वास्तव में आपूर्ति दशाओं के संक्षिप्त विवरण से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बर्टिल ओलिन है वो कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो केवल आपूर्ति पक्ष का संक्षिप्त रूप जो है वो हमें बताता है। नेक्स्ट आलोचना है कि सिद्धांत मुक्त व्यापार को मान के चलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह सिद्धांत मानता है कि जो व्यापार है उस पर किसी तरीके की कोई प्रतिबंध या सीमाएं नहीं लगी हुई हैं, लेकिन व्यवहार में हम देखें तो देखा जाता है कि आयात निर्यात पर टैक्स लगता है जिसको हम टैरिफ कहते हैं। इसके अलावा कोटा और बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स का भी उपयोग आजकल देश अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके की जो स्थिति है उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने मुक्त व्यापार को मान लिया, जो कि एक अवास्तविक मान्यता है। नेक्स्ट है कि पूर्ण गतिशीलता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। तो इस सिद्धांत में माना गया है कि उत्पादन के सभी साधन जो हैं, खासकर जो श्रम माना है उन्होंने एक साधन, वो आंतरिक रूप से पूर्ण गतिशील है, यानी कि एक उद्योग से दूसरे उद्योग में पूर्णतः गतिशील है, लेकिन और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता उसकी शून्य है। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो ओलिन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के रूप में अगर देखें तो उत्पादन के साधनों की गतिहीनता जो है साधना की शास्त्रीय धारणा जो है ये परंपरागत धारणा को खारिज करता है। उनका कहना है कि एक देश के भीतर भी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में साधनों की गतिहीनता उतनी अधिक नहीं है कि वो फ्रीली एक दूसरे में मूवमेंट कर सके। तो ये इस सिद्धांत की जो आधारभूत मान्यता है उसी पे ही अविश्वास मानता है, जिस वजह से सिद्धांत ही पूरा अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित हो जाता है। नेक्स्ट जो आलोचना है वो है ओहलिन की आलोचनाएं। तो ओहलिन क्या है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी देने वाले हैं, एचओ मॉडल जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उनकी क्या आलोचना है, प्रोफेसर बर्टिल ओहलिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या के रूप में तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत का विरोध करते हैं। उनके विचार में कि तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत सभी व्यापार पर लागू था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसके लिए कोई अपवाद नहीं था। इस प्रकार तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत विश्लेषण का स्पष्ट और खतरनाक उपकरण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नहीं है, सभी प्रकार के व्यापार में तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत निहित है। यह भी अवास्तविक है क्योंकि यह मूल्य के
श्रम सिद्धांत पर आधारित केवल दो वस्तु दो देशों पर आधारित है। तो इसलिए ऑलिन ने मूल्य के सामान्य सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो ये मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, जबकि उन्होंने जनरल प्राइसेस के आधार पर अपना नया सिद्धांत दिया है। और इन सीमाओं के बावजूद सिद्धांत में ये सब इसमें लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ हमारे को सूचना देता है। इसने सच ही कहा है कि तुलनात्मक लाभ निश्चित रूप से एक लाभ है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। प्रोफेसर सैमुअल्सन के शब्दों में कहें तो चाहे ऐसा हो या नहीं कि दो क्षेत्रों में से एक अन्य की तुलना में हर वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से अधिक कुशल है, और यदि प्रत्येक उन वस्तुएं उत्पादों में विशिष्टीकरण करे जिसमें उनका तुलनात्मक लाभ या सापेक्ष दक्षता अधिक है, तो व्यापार से दोनों क्षेत्रों के लिए परस्पर लाभदायक होगा और उत्पादक कारकों का जो वास्तविक वेतन है वो दोनों स्थानों पर बढ़ेगा। वे रिकार्डो की मुक्त व्यापार नीति की भी सराहना करते हैं और लिखते हैं कि एक त्रुटिपूर्ण संरचना वाला संभावना टैरिफ या कोटा जो होगा उत्पादन के साधनों के वास्तविक प्रतिफलों को या वेतन या आय को घटाएगा बजाय कि उनको बढ़ाने के। तो इस तरीके से क्या करेगा, और उसका कारण क्या है कि वो आयातों को महंगा बनाएगा और इस साधन की जो वास्तविक आय है उसको कम कर देगा। इसके साथ ही विशिष्टीकरण और श्रम के विभाजन के सर्वोत्तम पैटर्न में निहित जो दक्षता है उसको भी ख़त्म कर देगा, और इससे पूरी दुनिया में जो उत्पादकता है वो कम होगी, उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, टैरिफ लग जाएगा तो, और उसकी वजह से क्या होगा, विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के जो लाभ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वास्तव में एक प्रकार से तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अपरिहार्य आधार का काम करता है और उसको समझाने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीद है आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एचओ थ्योरी की। धन्यवाद।